सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम हिस्ट्री के लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री में एक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा था जो भी एक्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वो हम हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को बेस लेके चलेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटिकल एस्पेक्ट दोनों को बेस लेके यहाँ पे चलेंगे और ये एक्ट आपके दोनों सब्जेक्ट में यूजफुल है। तो जब हमने पिछली क्लास में बात की थी, हमने बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। रेगुलेटिंग एक्ट डिटेल में हमने देख लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन बढ़ रहा था, एम्प्लॉय रिच हो रहे थे, कंपनी लॉस में जा रही थी। तो इसके लिए डायरेक्ट ब्रिटेन से जो पार्लियामेंट थी वहां पे उन्होंने रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एक्ट इशू किया था। इसके बाद इस एक्ट में छोटी मोटी जो एडजस्टमेंट रह गई थी उसको करेक्ट करने के लिए 1781 का एडजस्टमेंट फॉर्म में एक एक्ट आया, सेटलमेंट एक्ट आया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब इस पूरे इन तीनों एक्ट के बाद यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ चार्टर एक्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1786। देन चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस होगा 1793 में, उसके बाद 1813 में, देन आपका 1833 का एक्ट एंड देन 1853 का एक्ट। क्लियर? ये सारे चार्टर एक्ट हमें स्टडी करने हैं। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे। तो ये चार्टर एक्ट हम लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे और इन चार्टर एक्ट के बाद हम लोग कुछ गवर्नर जनरल, आपको पता है गवर्नर जनरल का कंसेप्ट था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद इन पोस्ट को क्या बोलने लगे हम, वाइसराय बोलने लगे। तो ये स्टार्टिंग के गवर्नर जनरल से लेके लास्ट में ये जो वाइसराय तक का पोर्शन था, तो अभी हम लोग 1853 तक का पार्ट कवर कर लेंगे चार्टर एक्ट के थ्रू। उसके बाद जो हम गवर्नर जनरल का कंसेप्ट देखेंगे वो हम स्टार्टिंग से लेके 1853 तक कवर करेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, 18 किस तरीके से आगे पढ़ना है वो देखेंगे। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उस पर डिस्कशन करेंगे एंड देन आपके जितने भी काउंसिल एक्ट आए हैं उनको स्टार्ट करेंगे। और काउंसिल एक्ट करने के बाद जो बचे हुए गवर्नर जनरल थे इस पीरियड से लेके आगे के काउंसिल एक्ट तक उनके बारे में जानेंगे। बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन गवर्नर जनरल वगैरह से भी पूछ लेता है कि ये पॉलिसी किस गवर्नर जनरल ने स्टार्ट की थी या ये पर्टिकुलर गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन कौन सी चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी। क्लियर? तो अभी आज की क्लास में हम लोग का क्या टॉपिक है, चार्टर एक्ट के बारे में बात करना। अब चार्टर एक्ट में सबसे पहला जो एक्ट हम लोग लेंगे वो है एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1786। देखो वैसे मेजरली जो एग्जाम में पूछे जाती हैं चीजें वो 1813, ठीक है, 1813, 33 एंड आपका 53 वाले में से क्वेश्चन आते हैं मेजरली, ठीक है। बट कोर्स में है, टॉपिक है, तो इसको भी देख के चलना है कि एक्ट ऑफ 1786 क्या कह रहा है, एक्ट ऑफ 1786 क्या कह रहा है। देखिए 1775 से हम लोग देखें तो 1775 से थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे पहले। 1783 तक का जो टाइम था, इस टाइम पे चल रही थी अमेरिकन वॉर ऑफ सक्सेशन। क्या चल रही थी? ये इंडिया में नहीं चल रही थी, ऑब्वियस सी बात है, अमेरिकन वॉर है। तो अमेरिका भी क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनी था। एक टाइम पे अमेरिका भी क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो यहाँ पे कैसे फ्री हुआ, क्या हुआ वो नहीं देखना है, बस ये देखना है कि 1775 से 1783 तक अमेरिकन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी। अमेरिका की 13 कॉलोनी ने अपने आप को फ्री करा के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिक्लेयर कर दिया था। अपने आप को फ्री करा के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिक्लेयर कर दिया था। इस टाइम पे इन्हें लीड कौन कर रहे थे वहां पे, इस टाइम पे इन्हें लीड कर रहे थे ब्रिटेन को। इस टाइम पे ब्रिटेन को कौन लीड कर रहा था इस वॉर में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लीड कर रहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बट 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वहां पे यूएसए के आगे, अमेरिका के आगे अपने आप को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने आप को कर दिया सरेंडर एंड देन ही केम टू इंडिया। और उसके बाद क्या हुआ, वो इंडिया आए।
अब इंडिया आए, इंडिया में क्या बन गए, यहाँ पे गवर्नर जनरल बन गए हैं ये, ठीक है। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुके हैं 1781 में, क्या बन चुके हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे आने के बाद इन्होंने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की। देखो, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस, मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपको पढ़ाऊंगी, तब इन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हैं, क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं, वो डिटेल में देखेंगे। बट अभी के लिए हम देखें तो इन्होंने कॉर्नवालिस कोड, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इस तरीके की बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या करी, इंट्रोड्यूस करी। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद इस एक्ट के चलते इन्होंने क्या डिमांड की, इन्होंने डिमांड रखी, ही डिमांडेड कि जो भी चीजें हैं, लाइक देखो, तो गवर्नर जनरल ये थे, इन्होंने कहा कि पहली बात तो गवर्नर जनरल की पावर्स ज्यादा बढ़ाओ, गवर्नर जनरल्स की पावर जो है उनको ज्यादा करो, ये बात इन्होंने रखी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपरली लिखते हैं इन्हें सारे पॉइंट्स को। इन्होंने क्या क्या चीजें डिमांड रखी और क्या क्या डिमांड इनकी जो थी वो फुलफिल हुई। तो पहली डिमांड जो इन्होंने रखी वो थी मोर पावर्स टू गवर्नर जनरल, मोर पावर टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की पावर जो है वो बढ़ाई जाए। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो गवर्नर होता है, ये जो गवर्नर जनरल होता है, इन्हें मिलिट्री से रिलेटेड भी पावर दो, जो मिलिट्री से रिलेटेड जो पावर्स है वो इन्हें मिलनी चाहिए, और इन्हें कमांडर इन चीफ भी बनाया जाना चाहिए, कमांडर इन चीफ बनाया जाना चाहिए, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड पावर इन्हें देनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो भी गवर्नर जनरल होते हैं इनके पास एक ओवर राइडिंग पावर होनी चाहिए, ओवर राइडिंग पावर होनी चाहिए। ओवर राइडिंग पावर किस चीज के लिए, अपनी काउंसिल के लिए। ओवर राइडिंग क्या होता है कि काउंसिल ने कोई डिसीजन लिया तो ये उसे ओवरराइड कर पाए, कह पाए कि ये डिसीजन से हम एग्री नहीं करते और ये डिसीजन वैलिड नहीं होगा। तो ये तो इन्होंने डिमांड रखी थी। अब फुलफिल क्या क्या चीजें हुई, एट लास्ट एक्ट का कंक्लूजन क्या निकला, अगर हम देखें 1786 के एक्ट का, तो जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो हम देखेंगे पहला कंक्लूजन तो ये निकला कि ठीक है, पहले कंक्लूजन में बोला ठीक है हम आपको ज्यादा पावर देने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल आप मोर पावर लीजिए। उसके बाद यहां पे बात आई कमांडर इन चीफ की, तो यस ठीक है आप ये पावर भी लीजिए, आपको गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों कहा जाएगा। सो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जो कमांडर इन चीफ बने थे। अब पूछा जाता है अगर क्वेश्चन डायरेक्टली कि कौन से गवर्नर जनरल ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम कमांडर इन चीफ बने। अब एक्ट नहीं पढ़ा है डिटेल में, कमांडर इन चीफ वर्ड ही नहीं आ रहा है माइंड में, तो आप आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम कभी भी गेस नहीं कर पाओगे। ये चीज गेस से नहीं आएगी, ये आएगी तभी जब आपको पता होगी, ठीक है। तो इस एक्ट में अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए सॉरी, तो वो क्या बनेगा कि गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाया, कौन से एक्ट में, 1786 के एक्ट में पहली बार बढ़ाया था यहाँ पे इनकी पावर्स को। और कमांडर इन चीफ जो डिक्लेयर किया गया था गवर्नर जनरल को, वो कौन से एक्ट के चलते किया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1786। और क्या था ये पहले कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो पहले क्या थे, कमांडर इन चीफ थे। अब जो इनकी तीसरी डिमांड थी कि इनकी जो पूरी काउंसिल होती है उसकी पावर को, देखिए काउंसिल की बात की जाए तो आपने देखा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग से बनाई थी, 4 मेंबर देन 3 मेंबर की बात की थी हमने, ठीक है। पिट्स इंडिया तक आते आते मेंबर कितने कर दिए थे, 3 कर दिए थे। तो ये अपनी काउंसिल के डिसीजन को क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। ये डिमांड इन्होंने रखी थी, लेकिन ये डिमांड यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई। ओवरराइड वाली डिमांड इस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1786 में फुलफिल नहीं हुई कि आपको ये पावर नहीं मिलेगी, और जिस तरीके से पुराना सिस्टम चल रहा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, वही आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अब देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 होते थे, ठीक है। कंपनी के पास कमर्शियल पॉलिटिकल 2 फंक्शंस थे, ये सब सिस्टम सेम चल रहे हैं। हम एक्ट में देख क्या रहे हैं, जो चीजें नई इंट्रोड्यूस हुई, ये एक्ट में ये डिमांड रखी और ये वाली बातें फुलफिल हुई, ये बात फुलफिल नहीं हुई। बाकी जो चीजें थी वो सब सेम थी। 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी और पॉलिटिकल बॉडी, दोनों तरीके से काम कर रही थी, ये सब चीजें सेम है। तो ये हुआ 1786 की बात। 1786 के बाद जो अगला रूल आया, जो अगला चार्टर आया, वो कब आया था, 1793 में। अब जो 1793 का चार्टर है वो पर्टिकुलरली क्या कहता है, ये देखेंगे हम लोग।
1784 पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1773 रेगुलेटिंग, 81 में सेटलमेंट एक्ट हुआ था, 84 में पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, 2 साल बाद ही 86 में ये चार्टर एक्ट था एक तरीके से। उसके बाद 1793 में आया अगला चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब देखो ये चार्टर एक्ट बेसिकली ये सब कंसेप्ट क्या थे। अब 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी, और ये भी हमें पता है कि इनके पास क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडिया में ट्रेड करने की मोनोपोली थी, इंडिया में ट्रेड करने की मोनोपोली थी। नो अदर कंपनी फ्रॉम द ब्रिटेन कैन केम एंड ट्रेड इन इंडिया, कोई भी इंडिया में आके इनके अलावा ट्रेड नहीं कर सकता था। तो जब हम कह रहे हैं चार्टर एक्ट, तो हमें पता है अब कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कौन कर रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी कुछ डिसीजन, कुछ रूल बना के यहाँ पे भेजेगी, उसे इम्प्लीमेंट जो करा जाएगा वो किसके थ्रू करा जाएगा, चार्टर एक्ट के थ्रू करा जाएगा। क्लियर हुआ, उसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा चार्टर एक्ट के थ्रू। तो अब ये वाला चार्टर एक्ट पर्टिकुलरली क्या कह रहा था, इस चार्टर एक्ट का पहला प्रोविजन तो ये था कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है उसे 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर रहे हैं। पहला प्रोविजन क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, 20 ईयर्स के लिए हमने एक्सटेंड कर दी, और 20 साल अब ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी। बेसिकली आप देख रहे हो ये 1793 में आया, अगला एक्ट जो आएगा वो 1813 में आएगा, उसके बाद आपका एक्ट 1833 एंड देन 1853। तो ये जो चार्टर एक्ट आते थे ना, इनका मेन रीजन जो था, एक बेसिक रीजन, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, वो होता था रिन्यू करना ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को या पावर को। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पर्टिकुलर ट्रेड करने की पावर थी उसको आगे एक्सटेंड करना, और कितना ईयर एवरेज यहाँ पे लेके चलते थे ये लोग, 20 साल के लिए उसको ये लोग क्या करते थे, एक्सटेंड करते थे। तो वही प्रोविजन यहाँ पे फॉलो करा। 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए एक्सटेंड करा। दूसरा पार्ट यहाँ पे ज़्यादा पावर जो पिछले एक्ट में था, गवर्नर जनरल की पावर को एक्सटेंड करा गया, उन्हें और पावर दी गई। प्लस पिछले एक्ट में जो ओवरराइडिंग पावर की बात हुई थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डिमांड की थी उन्होंने कि मुझे मेरी काउंसिल के ऊपर वीटो पावर चाहिए, मतलब ओवरराइडिंग पावर चाहिए कि मैं उस डिसीजन को क्या कर सकूं, ओवरराइड कर सकूं। किसने डिमांड की थी ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो क्या ये ओवरराइडिंग पावर वहां मिली थी, नहीं मिली थी, लेकिन ये ओवरराइडिंग पावर यहां पे ग्रांट हो गई। क्लियर, नाउ द गवर्नर जनरल कैन ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल, वो अपनी काउंसिल के डिसीजन को क्या कर सकते थे, ओवरराइड कर सकते थे। अब बंगाल के तो गवर्नर कर ही सकते थे क्योंकि उन्होंने तो डिमांड की ही थी, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी जो अदर प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास हो गई, बॉम्बे हो गई, ये सारी बची हुई प्रेसिडेंसी में भी गवर्नर्स को क्या दे दी गई, वीटो, ये ओवरराइडिंग पावर दे दी गई। अब एक बात ध्यान से समझेंगे कि मैंने आपको बताया 1773 के टाइम पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है, 1773 के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात की। तो यानी कि इस प्रोसेस में जब आप ये एक्ट पढ़ रहे हो, यहाँ पे बंगाल में और अलग अलग प्रेसिडेंसीज में कुछ गवर्नर जनरल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। पहले सबकी इक्वल पावर थी, अलग अलग प्रेसिडेंसीज के गवर्नर जनरल की। बीच में जो हमने 1773 का एक्ट पढ़ा, वहां पे हमने देखा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया था, मीन्स उन्हें कंपैरेटिवली ज्यादा पावर दे दी गई थी एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंसी। तो ये चीज माइंड में रखनी है, ये एक्ट दिमाग में रखने हैं। जब हम आगे गवर्नर जनरल और उनका टाइम पीरियड पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए इन पर्टिकुलर गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड पे ये इवेंट हुए, वो मैं लिखवाऊंगी, बताऊंगी, बट इट्स बेटर कि हम इतना पढ़ चुके हैं तो आपको वो चीजें अपने आप याद आनी चाहिए कि यस, इस टाइम पे ये गवर्नर की जो हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पे तो एंग्लो मराठा वॉर भी हुई थी, इस टाइम पे तो एंग्लो सिख वॉर भी हुई थी। तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब इसमें और क्या हुआ ये देखना है। यहाँ पे ओवरराइडिंग पावर ग्रांट कर दी गई। इसके अलावा इस एक्ट में 10% डिविडेंड इंक्रीज करने की बात की गई, 10% डिविडेंड इंक्रीज करने की बात की गई। अब डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड होता है लाभांश। डिविडेंड क्या होता है, लाभांश। लाभांश क्या है, देखो आप अपने प्रॉफिट में से जो भी आपको प्रॉफिट होता है
उसमें से कुछ पैसा जो है वो अपने इन्वेस्टर या शेयर होल्डर, आज की डेट में मैं बात करूं तो जो पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर को एज अ रिटर्न देती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। जो पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर को एज अ रिटर्न देती है उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। तो यही चीज थी कि यहाँ पे जिसने भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, तब शेयर होल्डिंग और ये सब वर्ड ऐसे यूज नहीं होते थे कि पर्चे पे लिख के शेयर इशू कर रहे हैं, बट उस टाइम पे जिसने भी कंपनी में एक तरीके से हम मानेंगे इन्वेस्टर्स थे, उनके डिविडेंड को 10% बढ़ाने की बात की गई। इसके अलावा ये बात की गई कि सारे खर्चे हटाने के बाद, एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, खर्चे क्या होते हैं? ठीक है, खर्चे क्या होते हैं बताओ? कंपनी के खर्चे क्या थे? कंपनी के खर्चे सैलरीज देना, कंपनी के खर्चे इंटरेस्ट पे करना, कंपनी के खर्चे डिविडेंड देना। तो इन सब खर्चों को हटाने के बाद जो भी पैसा बचेगा, जो भी आपका प्रॉफिट यानी जो भी आपका सरप्लस बचा, उस सरप्लस में से आप 5 लाख पाउंड क्या करोगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट को दोगे। आप कौन? आप ईस्ट इंडिया कंपनी। सारे खर्चे हटाने के बाद जो भी अमाउंट है, जो भी बचा सरप्लस, जो भी प्रॉफिट बचा, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख में से सारे खर्चे हटाने के बाद, एग्जांपल दे रही हूं मैं, ये तो बहुत छोटा अमाउंट ले रहे हैं हम, ठीक है, 1 लाख कमाया, मैंने 70,000 जो है फॉर एग्जांपल इसमें से बचा लिया और 30,000 के खर्चे कर लिए। तो इस 30,000 जो है ये मेरा सरप्लस हो गया रिमेनिंग। अब मैं इसमें से आगे लोगों को क्या करूंगी? पे करूंगी। तो यही चीज थी कि सारे पूरे खर्चे हटाने के बाद, और ये एनुअली अमाउंट था, महीने में नहीं था, या ये नहीं था कि 20 साल में दोगे, हर साल की बात थी ये। कैसी बात थी? एनुअली। तो सारे खर्चे हटाने के बाद जो बच जाएगा, आप उसमें से मुझे 5 लाख पाउंड जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को आपको क्या करने पड़ेंगे? सबमिट करने पड़ेंगे। आपको कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी को। एज दैट क्लियर? तो अभी अपनी आज की क्लास में हमने 2 एक्ट देखे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी किसकी? रेगुलेटिंग की। 17 बार बार रिकॉल करा रही हूं मैं, रेगुलेटिंग की, 1781 की और 1784 की। आज की क्लास में हमने बात कर ली है एक्ट ऑफ 1786 एंड एक्ट ऑफ 1793। अपनी अगली क्लास में हम बात करेंगे उन एक्ट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। उन एक्ट में से ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनना 90% तक के चांसेस होते हैं कि उन एक्ट्स में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वो आगे के जो एक्ट हैं, जो सीरीज ऑफ एक्ट है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो इस क्लास में इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।